जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा, मेरे साथ हैं डॉक्टर साजिद तारड़ साहब। तारड़ साहब, 2-3 इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। एक तो ज़रा पहले मैं ये बात करना चाहता हूँ कि अफ़गान मिनिस्टर गए हुए थे इंडिया, उन्होंने कहा है कि हमारा डीएनए इंडियन है। मैं पिछड़े इंडिया भाग में गया था। में यहाँ से मैं शुरू करना चाहता हूँ, एक तो पहला पॉइंट ये। दूसरा, लिंडसे ग्राहम जो हैं, वो बड़े प्रो इज़राइल थे। वो आज उनकी वफ़ात हो गई है। वो बड़े वाज़ इन्फ्लुएंशियल, ट्रम्प के करीब थे। तीसरा तारड़ साहब, वो जंग फिर शुरू हो गई है। वो क्लास 5 की बात कर रहे हैं कि जी एमओयू के अंदर ईरानी कहते हैं कि वो हमारे हक में है, अमेरिकन्स कहते हैं वो हमारे हक में है। वो किस तरह का क्लास है, समझ ही नहीं उसकी लोगों को आ रही है, और उसकी इम्प्लीमेंटेशन कौन करेगा? पाकिस्तान की जॉब मज़ीद बढ़ गई है। फिर इनको सीज़ फायर कराना और चीज़ें करनी। तो एक तो इसको आप कैसे देखते हैं? और दूसरा, मोदी साहब भी गए हुए थे ऑस्ट्रेलिया वगैरह, वहाँ पे यूरेनियम की डील करके आए हैं, जो कि पाकिस्तान समझता है कि एनपीटी की वायलेशन है, बिकॉज़ इंडिया एनपीटी का, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का मेंबर नहीं है। तारड़ साहब, ज़रा डीएनए से आएँ, ये तालिबान कहते हैं हमारा इंडियन डीएनए, वो हम परेशान हो गए हैं सर सुन के। चीमा साहब वजीर ज़राअत, और अफगानिस्तान के अंदर ज़राअत सिर्फ जो डोडों की होती है, अफीम की, दूसरी तो ज़राअत होती नहीं, सिर्फ वो कोकेन और इस तरह की ज़राअत। और उनके अफगान मिनिस्टर हैं, नाम है मौलवी अताउल्ला उमरी। उन्होंने कहा जी हम कुंभ के मेले में गुम हो गए थे दो भाई। मैं अफगानिस्तान चला गया था, मुझे ले गए थे उठा के, और दूसरे भाई कहते मैं वापस आया हूं, जब एयरपोर्ट पे उतरता गया हूं तो वजीर खारजा मिले, तो मैंने पहचान लिया, भाईजान भाईजान आप तो मेरे बड़े भाई हैं, मेरा नाम मौलवी अताउल्ला उमरी है। और उन्होंने कहा हमारा खून एक है, हमारा डीएनए एक है। दर हकीकत डॉलर एक ऐसी चीज है चीमा साहब, ऐसी चीज है कि जिसके अंदर बहुत ताकत है, बहुत ताकत। 40 साल हमने इनको अपना दूध पिलाया, मौलवी अताउल्ला उमरी के जो पिछले को होंगे, और सारे पाकिस्तान के पढ़े लिखे हैं सारे, ये यहीं पे मदरसों में होते थे। आज ये कहते हैं कि हमारा खून एक है, और भाई सोमनाथ के मंदिर की चीजें जो उठा के ले गए थे वापस कर जाओ, वो वापस दे जाओ। चले, सोमनाथ के मंदिर से एक और भी आया कि पिछले दिनों कुछ मंदिर के ऊपर जो चढ़ावा चढ़ता है उस पर भी खुर्द बुर्द हुई है। उसके बारे में लोगों ने मुझे मीम भेजे कि सोमनाथ के भाई, अब तो मंदिर लूटने के लिए मुसलमान अफगानी नहीं आते, अब तो खुद ही लूटे जा रहे हैं मंदिर, खुद ही डाके मार रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ी खबर पिछले दिनों में चली है कि राम मंदिर के पैसों में भी कोई खुर्द बुर्द हुई है। चलें कोई नहीं, लेकिन मुबारकें आपको, आपको मुल्ला अताउल्ला उमरी मिल गए हैं। लेकिन जिस दिन आप डॉलर बंद करेंगे फिर देखेंगे हम क्या, ये आपके साथ क्या करते हैं, फिर देखेंगे। हमने 40 साल तजर्बा किया है, अब आपकी बारी है, आप संभालें इनको। Congratulations for such a successful foreign policy, such a success. I was shocked, मैं shocked था चीमा साहब कि वजारत ज़राअत, जिसका फॉरेन ऑफिस के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है, और उसको डॉक्टर जयशंकर साहब ने गले लगाया है। किस मुंह से, अब ये आप खुद अंदाजा लगा लें। और एग्रीकल्चर मैंने बता दिया है कि वहां पे स्वाय हीरोइन, स्वाय पापी सीड, स्वाय पापी के उनकी कोई एग्रीकल्चर नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, मैंने कल वैसे गूगल किया तो पुरानी खबरें आ गई, पुरानी खबरें आ गई, जिसमें यही मेरे भाईजान जो आरएसएस के ये जो लोग हैं, ये उनको दहशतगर्द कहते थे। उनके बारे में अल्फाज सामने आ गए, मैं अब क्या उनको बताऊं, लेकिन दुख की बात है। चलें, कुंभ के मेले में दो भाई गुम थे, वो मिल गए हैं, बहुत बहुत मुबारक हो, धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। आज क्या है, आज 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 के दुनिया के अंदर दो बड़ी शख्सियात जो फौत हो गई हैं। एक तो लिंडसी ग्राम 71 साल के थे, उनके बारे में फॉक्स ने कहा है कि डिफेंडर ऑफ द फ्रीडम। और दूसरा उन्होंने कहा है कि आज यूक्रेन का एक पिलर गिर गया है, और इसमें कोई शक नहीं है, यूक्रेन के लिए बहुत वो दर्दमंद थे। और बल्कि अभी रिसेंटली अपने दौरे से वहां से ऐसे 2 दिन पहले मेरा ख्याल है दौरे से। 2002 में वो सेनेटर बने, और बड़े कद्दावर शख्सियत। He was one of my favorite senator, frankly speaking. मैं उनका बहुत बड़ा मदाह हूं। A remarkable political career, a remarkable. He was considered a statesman, a gentleman, और बहुत बड़ी कद्दावर शख्सियत थी, बहुत बड़ी। आज चीमा साहब सारे
उनके जो आज जरीदे हैं, बल्कि ब्लूमबर्ग ने सक्सेशन ड्रामे के बारे में बात की है कि मिड टर्म के अभी 4 महीने रहते हैं और इसके बाद प्रोसेस क्या होगा। वहां पे साउथ कैरोलिना के अंदर गवर्नर जो है वो रिपब्लिकन है, रेड स्टेट है, हेनरी मैकमास्टर उनका नाम है। वो इसको आगे अपॉइंट करेंगे कुछ थोड़े दिनों के लिए और फिर उसके बाद स्पेशल इलेक्शन होंगे वहां पे। क्योंकि बताऊं कि अभी जो रिसेंटली प्राइमरी इलेक्शन हुए उसमें लिंडसी ग्रैहम प्राइमरी जीत चुके थे। अब सिर्फ रिपब्लिकन पार्टी के इलेक्शन होंगे स्पेशल, जिसमें सिर्फ रिपब्लिकन लोग जो होंगे वो इलेक्शन लड़के प्राइमरी में से आगे आएंगे जो मिड टर्म इलेक्शन में वोट डालें। मैंने अभी इसके बारे में थोड़ी रिसर्च की है। इनके मुकाबले के ऊपर जो विल्सन हैं, कांग्रेसमैन, बड़े नोटोरियस हैं, हमारे पीटीआई के लिए बड़े उनके रिश्तेदार थे, वो भी इंटरेस्टेड हैं, काफी पुराने। और वहां पे एक एलन विल्सन है, कांग्रेसमैन, एक उनके लड़के हैं, वो भी एज ए उम्मीदवार आएंगे। ये सारी रिपोर्टिंग की है आज ब्लूमबर्ग ने। अब अगली बात करते हैं चीमा साहब, जो दूसरी एक बड़ी पर्सनैलिटी आज जो है वो वफात पा गई है, साबिक अमीर कतर शेख हमाद बिन खलीफा अल थानी। 74 साल की उम्र में वो डेथ होगी। नए कतर के, नए दोहा के बानी वो थे। दोहा किस चीज के लिए मशहूर है? सालसी के लिए मशहूर है, बाई पार्टिसन चीजों के लिए मशहूर है। अमेरिका और सारे सुपर पावर्स के साथ चलते हैं। सबसे ज्यादा पॉपुलर कतर उस वक्त हुआ था जब उन्होंने तालिबान को जगह दी थी दोहा के अंदर। फिर जब हमास को केटर करते थे, और सबको केटर करते हैं ताकि एक दरवाजा खुला रखा जाए। तो दोहा वाज अ विंडो टू द पीस। और इस नए उनके किरदार का जो बानी थे वो शेख हमाद बिन खलीफा अल थानी थे। आज वो 74 साल की एज में वो भी फौत हो गए। 2 बिग लॉसेस। दूसरा चीमा साहब, आज जो तीसरा अटैक किया गया है, तीसरी दफा अटैक किया ईरान के ऊपर। 80 हमले ट्यूसडे को हुए हैं, 90 हमले वेंसडे को हुए। अब जो 2-4 चीजें कंफ्यूजन की हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा चीमा साहब। दर हकीकत जो इस वक्त यूनाइटेड नेशंस के अंदर एम्बेसडर है अमेरिकन, उनका नाम है माइक वाट्स। उन्होंने कहा है कि जी ईरानी कुछ हमें इंप्रेशन दे रहे हैं कि शायद ये गलती से हमले हुए, बट वी आर नॉट एक्सेप्टिंग। ये ईरान ने किसी जगह ये स्टेटमेंट दी है, इंप्रेशन बनाने की कोशिश की है कि इट वाज बाय मिस्टेक। जो IRGC है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, उसके अंदर कई ऐसे ग्रुप हैं जो इस तरह की चीजें कर रहे हैं। और दर हकीकत इस वक्त अगर देखा जाए तो एक दरार भी नजर आ रही है उनकी सियासी और मिलिट्री जो उनकी क़यादत है उसमें। उसकी वजह यह है कि कालीबाग साहब जो है वो आर्बिट्रेशन के लिए कतर मौजूद है, और दूसरी तरफ से IRGC जो है वो मुसलसल वो धमकियां दे रहा है बदले की, खासकर डेथ टू अमेरिका, डेथ टू डोनाल्ड ट्रंप। एक नई बात आई है, अभी कंफर्म नहीं हुई। वो बात ये थी, कहते हैं कि जो सुप्रीम लीडर है आयतुल्ला, वो भी मास्क पहन के अपने वालिद के जनाजे में आए थे, और फिर उनकी वहां से स्टेटमेंट आई है कि मेरे बाप का कत्ल जो है एक मासूमाना कत्ल था, इनोसेंट मर्डर था, और हमें कौम ने एक मैंडेट दिया है कि वी हैव टू टेक द रिवेंज। अब ये कहां तक जाता है? मैं इसका कल एक एनालिसिस किसी जगह पर बैठ के कर रहा था, तो मेरी नजर में दिस इज जस्ट अ पास्चरिंग किस तरीके से है? जब आप 2 से 4 करोड़ लोग इकट्ठे करते हैं, रेड झंडे उठाते हैं, 100 से ज्यादा ममालिक के लोग आते हैं, आपके जज्बात आसमान को छूते हैं, तो ऐसी बातें अल्टीमेटली होनी होती हैं। दूसरी तरफ से क्या हुआ है? दूसरी तरफ से हमले का जवाब दिया गया है कतर के ऊपर। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस हमले में चीमा साहब, JD वैंस साहब जो कि वो भी उसमें इंटरेस्टेड नहीं थे, वाइस प्रेसिडेंट, जो कि पहले ईरान जंग के खिलाफ है। लेकिन साथ एक इंटरेस्टिंग बात थी, मार्को रूबियो भी इंटरेस्टेड नहीं थे उस हमले में। फिर एक क्वेश्चन मार्क आता है कि फिर तीसरा कौन सी एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो प्रेसिडेंट ट्रंप को कन्विंस कर रही है इन हमलों के लिए? तो तीसरी पर्सनैलिटी नजर आती है बीबी नेतन्याहू। 2 सपोर्टिंग आर्गुमेंट। एक तो साथ ही इंटेलिजेंस दी गई है इजराइल की तरफ से कि आपकी लाइफ पर, आपके ऊपर हमला होगा। ईरान पहले भी मेन लैंड अमेरिका के लिए थ्रेट मौजूद नहीं, बल्कि लोग ये समझते हैं कि कोई और हो सकता है इजराइल हमला कर दे। इजराइल से भी खतरा होना चाहिए, क्योंकि इस सारे अमन मुआहदे का सबसे ज्यादा तकलीफ किसको है? वो इजराइल को है। लेकिन
चीमा साहब, जो डोनाल्ड ट्रंप साहब की स्टेटमेंटें आना, 1000 मिसाइलों का मुंह इधर कर दिया है 1 साल के लिए, और फिर उसके बाद इसके बाद 1000 और मिसाइल तैयार करना, फिर कौम को बताना कि मुझे मिस करोगे, मुझे मार दिया जाएगा। मैं इसको पास्चरिंग ले रहा था फॉर नवंबर इलेक्शंस की, लेकिन यू नेवर नो। उसकी वजह यह है, दो चीजें, दो बड़ी कड़ी शराइत जो है सालसों के जरिए ईरान को भेज दी गई है, पाकिस्तान के जरिए कम्युनिकेट किया है कि 2 शराइत हैं, अगर इस पे आपने अमल नहीं करना तो देन कॉन्सिक्वेंसेस विल बी वेरी सीरियस। वो 2 शराइत क्या है, बड़ी डिफिकल्ट। एक तो ईरान ऐलान करे कि हमारे किसी एलाय कंट्री उस रीजन के अंदर जीसीसी हमला नहीं करेंगे, ऐलान करें। दूसरा ये भी ऐलान करें कि हरमुज 60 डेज के लिए खुला होगा फॉर द ओपन ट्रैफिक, फॉर द होल ट्रैफिक, ऑल ट्रैफिक विदाउट एनी चार्जेस। मेरे ख्याल में ये कड़वा घूंट होगा। अब देखें ईरान इसको डाइजेस्ट कर पाता है, IRGC जो है वो इसको हजम कर पाएगी या नहीं कर पाएगी आने वाले दिनों में, या फिर रोजाना डेली बेसिस पे रात को हमले होते रहे। उन्होंने देखें, ईरान को एतराज है कि इन्होंने मिलिट्री टारगेट पे हमले नहीं किए, इन्होंने हमारे सिविलियन टारगेट पे हमले किए, जिसकी मिसाल है ईरान और चाइना का दरमियान जो ट्रेन का एक ब्रिज था उसको उड़ा दिया गया है, जहां से असला भी आता था, तेल भी जाता था, और फिर उसी रास्ते से मशहद के अंदर इस तदफीन के जो शुरका थे उन्होंने भी वहीं से आना। और इसी तरह के कई टारगेट हैं जिनको ईरान कहता है दीज वर द सिविलियन टारगेट्स, नॉट द मिलिट्री टारगेट्स। सूरत हाल गंभीर से गंभीर होती जा रही है। कतर में आज कुछ मलबा गिरने से 3 लोग जो है वो बेचारे फौत हो चुके हैं। कतर सरापा एहतजाज है इसके ऊपर। सूरत हाल कॉम्प्लिकेटेड है, और अगर ईरान की सियासी और अस्करी क़यादत के अंदर फासला बढ़ता गया तो सबसे ज्यादा दुश्वारियां किसके लिए होंगी? पाकिस्तान के लिए, बिकॉज पाकिस्तान इज नेगोशिएटर सालस है इस चीज में। हमारे लिए क्या प्रॉब्लम होगी? हम तो क्या, हमारी इकोनॉमी ट्रबल में जा सकती है, तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं, नेशनल सिक्योरिटी हमारे तो पहले बलूचिस्तान में मसले मसाइल बने हुए हैं, हमारे लिए क्या मसला हो सकता है? देखिए, आपके लिए मसला ये होगा कि चीमा साहब, आप जो एक इमेज लेकर निकले हैं एज अ पीस ब्रोकर, उसको शॉक होगा। फिर आपकी इतनी कोशिशें पिछले अरसे के अंदर, आपने इतना अपने मैन आवर्स जो है वो आपने जाया किए, इतनी एफर्ट जाया की, तो एक तो वो नुकसान है। फिर आप ग्राउंड जीरो पे आ जाएंगे। बलूचिस्तान के अंदर इस वक्त वाकई सूरत हाल ऐसी है, ऑपरेशन जारी है, ऑपरेशन शाबान, और उसमें मुसलसल जो है, बल्कि इसमें जो मैंने उस पूरे प्लान को देखा है कि वो पहाड़ों के ऊपर इस वक्त हमले जारी हैं, और उसके अंदर इस दफा तो हेलीकॉप्टर और एयरफोर्स भी साथ है उनके। वहां से उनको निकाला जाएगा, मारा जाएगा, और नीचे शहरों में आएंगे और शहरों में फिर घेर के उनको मारा जाएगा। दिस इज अ प्लान, और इसको तकरीबन 5 से 6 महीने लगेंगे। लेकिन अनफ इज अनफ। इस वक्त अगर देखा जाए, जो मैं 2 चीजें इस वक्त चाहूं, अगर मैं पाकिस्तानी एम्बेसडर होता, सफारतकार होता, तो मैं यूनाइटेड नेशंस के जाके बाहर बैठ जाता जाके। 2 वजह से, एक तो ये बलूचिस्तान में भारत का मुदाखलत, BLA की सपोर्ट, और दूसरा जो न्यूजीलैंड से ये यूरेनियम ले रहे हैं जो कि इंटरनेशनल कवानीन की खिलाफ वर्जी है, तो मैं जाके बिल्कुल इस एहतजाज करता, रेजोल्यूशन भी लाता, लॉबी भी करता, और खड़ा होकर कहता कि इन चीजों को रोका जाए, यूरेनियम भी ना दिया जाए इनको, ये टेररिस्ट कंट्री है। और दूसरा टेररिस्ट कंट्री है कि नेबरिंग कंट्री के अंदर पोक कर रहा है, आजाद कश्मीर के अंदर जो है वो हमारे PTI के जो काउंसलर थे बच्चे उनको सपोर्ट कर रहा है, और दूसरा ये जो BLA को ये सपोर्ट कर रहा है, जो TTP को सपोर्ट कर रहा है। अगर इनके पास मेरे कुछ सफारतकार जो हैं अगर जाग रहे हैं, तो इनको चाहिए कि थोड़ा सा हिलें चुलें, थोड़ा सा। टाइम हैज कम अप। उठें और रेजोल्यूशन लेकर आए, एहतजाज करें, लॉबी करें, दूसरे मुल्कों के एम्बेसडर्स को साथ लें, यूनाइटेड नेशंस में जाके इसके खिलाफ लॉबी करें कि एनफ इज एनफ, हम इस टेररिज्म को बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिल्कुल डॉक्टर साहब, वो तो ठीक है कि हम लॉबी करें, सारा कुछ करें, लेकिन ये हमें तो देखें डॉक्टर साहब, हमारा और इंडिया का स्टेटस न्यूक्लियर के वाले से एक ही है। हम दोनों न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के मेंबर नहीं हैं, दोनों ने न्यूक्लियर टेस्ट किए हुए हैं,
दोनों अंडर सैंक्शंस रहे, लेकिन अमेरिकन्स ने 2005 में सैंक्शंस खत्म करने इंडिया से इंडो यूएस न्यूक्लियर डील की, फिर ऑस्ट्रेलिया ने 2014-15 में की, और अब उनको वो दे रहे हैं, न्यूक्लियर एनर्जी दे रहे हैं, और वो क्लीन एनर्जी पे शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि वो समझते हैं कि ये तेल शेल वाला मसला लंबा चल रहा है, तो 100 गीगावाट वो बिजली बनाना चाहते हैं। बहरहाल तार साहब, ये तो एक है आपकी बात सही है, लेकिन तार साहब मूविंग ऑन, ये हमारा जो इंटरनल मसला बना हुआ है, इसको कैसे डील करना चाहिए? ख़ास तौर पे आपने थोड़ी सी रोशनी तो डाली है, मैं चाहता हूँ ज़रा इस पे मज़ीद करें कि बलूचिस्तान एंड कश्मीर का। और दूसरा तार साहब, इसमें जो सेंट्रल सवाल है वो ये आ रहा है कि भाई ताकत इज़ नॉट द ओनली वे। आप ताकत से चीज़ों को हल नहीं कर सकते, उसकी भी लिमिटेशंस है, आपने उसको भी इस्तेमाल करके देख लिया है, उसके भी क्या खैतर-ख़ास नताइज नहीं हो रहे। तो अगले दिन मैं एक पढ़ रहा था, एक निकी एशिया में एक आर्टिकल था, उन्होंने कहा जी कि क्या कश्मीर जो है, जो पाकिस्तानी आज़ाद कश्मीर जो है, क्या वो भी बलूचिस्तान बनने जा रहा है? क्योंकि ये जो स्ट्रगल है, इसमें ये कौन लोग हैं जो इस वक़्त चीज़ें करवा रहे हैं? क्या दोवल साहब बेसिकली इसके आर्किटेक्ट हैं कि पाकिस्तान को मसरूफ़ रखें इंटरनली। तो इसको हमें क्या करना चाहिए? क्या ताकत मज़ीद इस्तेमाल करनी चाहिए? डायलॉग होना चाहिए? मतलब आपकी क्या राय है? क्योंकि पाकिस्तान इंटरनली तो ठीक है, मीडिया चीज़ें कर रहा है अपने हिसाब से, लेकिन चीज़ें कोई समझ नहीं आ रही, मसले बन रहे हैं, अभी हैं। क्या चीमा कहेंगे? साहब, दो चीजों के सामने आपके सामने मैं रखना चाहूंगा मिसालें, और उसके बाद कंक्लूड करते हैं कि पाकिस्तान को क्या करना चाहिए। चीमा साहब, जब भी इलेक्शन होते हैं इसराइल के अंदर, उसको एक नई जंग चाहिए होती है। कल एक स्टेटमेंट आ चुकी है टर्की के इंटीरियर मिनिस्टर की तरफ से कि वो टर्की के ऊपर अगला अगला हदफ टर्की को बनाएगा सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए, जो मोदी जूनियर है, बीबी नेतन्याहू। तो चीमा साहब, जब और दूसरा, भारत का देख ले स्टाइल क्या है। अपना घर जल रहा हो लेकिन वो आपकी तरफ सारा गोदी मीडिया आपके ऊपर लगा देते हैं, वो सारी लॉबी आपके खिलाफ करते हैं, ताकि अवाम मणिपुर की को जलता हुआ ना देखें, उनकी तवज्जो कश्मीर पे हो, बलूचिस्तान पे। आपको दो काम करने होंगे। मुज़ाकरात आपने किए थे उनके साथ, ये जो कश्मीरी भाईजान है इनके साथ आपने किए थे मुज़ाकरात, इनको आपने 3 रुपए का यूनिट दिया, आटा दिया, रोटियां पका के दी। उन्होंने 3 रुपए यूनिट के बजाय 80% चोरी की आपकी बिजली। अब वो क्या कहते हैं? आप कहते हैं हमें रोटी नहीं चाहिए, पराठे लेकर आओ। तो नेगोशिएशन तो इट इज इम्पॉसिबल टू डू इट। अब छितर का टाइम आ चुका है चीमा साहब, इनके ऊपर छितर लगाएं और सारे अपने मीडिया को, दूसरे लोगों को, भारत और मणिपुर। आप कितने प्रोग्राम इस वक्त हो रहे हैं चीमा साहब पाकिस्तान के अंदर खालिस्तान के हवाले से? नन। उन्होंने सुतलज मूवी के ऊपर आपके कितने प्रोग्राम हो रहे हैं? नन। मणिपुर जल रहा है आपके अंदर, पाकिस्तान के अंदर कितने प्रोग्राम है? नन। उधर आपके ऊपर सारे प्रोग्राम हो रहे हैं। देखे ना, वो अपनी खराबी को छुपाने के लिए आप पर तवज्जो देते हैं, अवाम की तवज्जो आपकी तरफ करते हैं। आप भी कुछ सीखेंगे। दूसरा, मेरे एक भाईजान ने वहां से कहा था, हमने वहां से एसेट्स रखे हुए हैं, उन एसेट्स को आप एक्टिवेट करें। ये ओपन चैलेंज था कि उनके एसेट्स मौजूद है पाकिस्तान के अंदर। तो तुसी अगर मुंह की बजाय नक च रोटियां पा रहे हो तो फिर सुते रहो बेशक। लर्न करें इन चीजों से, क्योंकि दोनों, अब देखें, इजराइल और भारत की, अब वो मां बाप बन गए। एक बाप कहता है, एक कहता हूं मैं मां। इनसे लर्न करें, इनसे लर्न करें। और तीसरी बात यह है कि हमारे फील्ड मार्शल साहब ने कहा था, वी आर हार्ड स्टेट। हार्ड हो जाओ हूं, खुदा दा ना। टाइम हैज कम अप कि यू हैव टू शो इट कि यू आर हार्ड स्टेट। और हार्ड स्टेट के अंदर इस तरह की ये इस तरह के लतीफे नहीं होते चीमा साहब। इन लोगों को, आवारा लोगों को बहनोई नहीं बनाते आप। ये भणूजे साले भणूजे की गेम खत्म करो, खुदा दा ना। देखे, मैं हैरान हूं चीमा साहब, आज तक, आज से 1 हफ्ता पहले आपकी सबसे बड़ी खबर क्या थी? डार साहब के दोते की, जिसने वो लड़कियों वाला केस था। कोई तीसरी खबर ही नहीं। स्वाद लै रहे सन सारे, उन्हें कुड़ियां दी फोटो भेज रहे हैं, उन्हें नाल की होया, किन्ने फड़िया, की नहीं कीता। टोटल ए साडा लौंडा लपाड़ा ग्रुप है, टोटल उसदे कैपिटलाइज कर रहे सन, टोटल। फिर उस तो बाद यही बच्चे जिहड़े उठ के, ए आवारा बच्चे जिहड़े, जिन्हां दा साईं वारस कोई नहीं, फिर पिंडी रिंग रोड पर चक्कर लगाते रहे। तो चीमा साहब, अगर आप हार्ड स्टेट हैं तो खुदारा 14 नंबर का छितर निकालें और उसको गीला कर करके मारे, उसको ना मारना। ये कौम छितर दी जे, ये छितर दे यार जे।
तेल ला के नाल के सिर्फ पानी से नहीं तरसा। जिस रोड पर तेल भी ला लो ते गुज्जी मार मारनी, गुज्जी मार जे निशान ना होवे। इत्थे अमरीका जाते सन फोन डायरेक्टरी रख के घसोन मारते सन ताकि निशान ज्यादा बड़ा हो। चीमा साहब एक कौम नहीं है। आप ये कहते हैं ना इनके भाइयों के साथ मुज़ाकरात किए जाए, वो कहते लॉन्ग मार्च करना, कराओ, करो लॉन्ग मार्च ना, लितर लाओ है ना, आखो आओ तुम लॉन्ग मार्च करो, आओ खुशबू ला के आओ इस पास। मैंने तो अगले दिन आपको चीजों से पता इनको कहा ये जो बाहर बैठे हैं, ये आवारा लोग जो बाहर बैठे, मैंने कहा खुशबू लगा के पाकिस्तान जाओ, यहां सारा दिन बैठ के 5th जनरेशन वार करते हो पाकिस्तान के खिलाफ, भारत की प्रॉक्सी बन चुके हो, शर्म करो कुछ। लेकिन चीमा साहब दर हकीकत भारत से ही लर्न करें कि वो क्या करता है, वो किस तरीके से 3 करोड़ मुसलमान है यूपी के अंदर कैदियों की तरह जिंदगी गुजार रहे हैं, उनकी मस्जिदें शहीद हो रही हैं, उन आई लव मोहम्मद का नहीं साइन लगा सकते, इस तरीके से कानून। और आप कहते हैं नहीं, 3 करोड़ मुसलमान है यूपी के अंदर और कैदी कैदी है, खबर बाहर निकलती उनकी। आपको भी चाहिए अपनी खबरें आप छुपाने के लिए उनकी खबरें ज्यादा शो करें इसके ऊपर। आपने दिलजीत दोसांझ के ऊपर प्रोग्राम क्यों नहीं किया? उसने उसे खुद खुल के कहा, उसने कहा मैं पाकिस्तान आ जाऊं तो मुझे तो जिंदा ही नहीं छोड़ेगा कोई बंदा, मैं वापस किस तरह आऊंगा इंडिया में। ये एक इंटरनेशनल स्टार है। सुतलज मूवी देख लें आप, माइनॉरिटीज की अगर देखनी सूरत हाल तो देखें जरा, लेकिन किस खूबसूरती के साथ। कहते हैं उन्होंने बंद कर दिया मूवी, बड़ा वो पंजाब के अंदर इंडिया के अंदर वो लोग घरों में देख रहे हैं और गुरुद्वारों में लगा लगा के देख रहे हैं। वो कह रहे हैं हमारी स्टोरी थी। 25,000 बच्चा मारा गया था, 25,000 वहां पे सिखों, नहरें सुर्ख हो गई थी चीमा साहब, ये हालत। और ये दुनिया का कहते हैं ये विश्व गुरु है। और ये मैं अफसोस के साथ कहूंगा, दिस इज नॉट द सनातन धर्म, दिस इज नॉट हिंदुइज्म। दुनिया का कोई भी मजहब चीमा साहब अगर ये है तो मैं कहता हूं तुम्हें नए मजहब की जरूरत है, चाहे कोई भी। मैं तो वायलेंस के खिलाफ हूं। हर बच्चा दुनिया के अंदर एक वैल्यूएबल बच्चा है अपनी मां के लिए, खुदा के लिए ये ना करो। तो 25,000 सिखों को मारना फिर चीमा साहब, तो उसके ऊपर तोस भी नहीं गई, गल ही नहीं। एवरीथिंग इज नॉर्मल, एवरीथिंग इज नॉर्मल। हाउ डेयर यू डू। परेशान साढ़े वास्ते बलोचिस्तान परेशान, और उनके फॉरेन सर्विस खान साहब कहते, खान साहब के बारे कहते, खान साहब ह्यूमन राइट्स का होते। 30 करोड़ मुसलमान भेड़ों बकरियों की तरह आप उनसे डील करते हैं, थप्पड़ मार मार के जय श्री राम के नारे लगवाते हो, तो कहते हो पाकिस्तान में क्या हो रहा है? हाउ डेयर यू डू दैट। लेकिन इसमें आपकी कमजोरी है, उनकी कमजोरी है। आप कैंपेन ही नहीं चला रहे उनके खिलाफ। वो कितने सियाने हैं, अपनी आग को छुपाने के लिए आपके घर में आग भी लगाते हैं और फिर आपके घर में आग लगा के अपने गोदी मीडिया से प्रमोट भी कराते हैं, ताकि सेंटीमेंट भी जो है उनके आपके खिलाफ चढ़ते जाए, बढ़ते जाए। लेकिन आपको करना होगा चीन साहब, ये करना होगा, लर्न करें इनसे, इन 2 ममालिक से लर्न करें, इजराइल से लर्न करें और अखंड भारत से लर्न करें। दैट इज द ओनली वे मूविंग फॉरवर्ड मेरे ख्याल में। आपको अब हार्ड स्टेट बनना होगा, नेगोशिएट किया जाता है सेंसिटिव लोगों के साथ। आप इमरान खान के साथ नेगोशिएट कर सकते हैं? इम्पॉसिबल। 2 चीजें, मुझे कल परसों किसी ने इंटरव्यू पूछा, उसने कहा जी खान नहीं तो फिर कौन? मैं क्या, मुझे ये बताएं पिछले 3 चीफ मिनिस्टर जो थे सूबा साद के, वो किसने अपॉइंट किए? वो खान साहब ने तो नहीं किए, वो तो उनकी वाइफ ने किए। तो फिर उनकी वाइफ को प्राइम मिनिस्टर बनाओ। वो खुद तो ना टीम बना सकते हैं ना फैसला कर सकते हैं, सुबह बात कुछ करते हैं, शाम को कुछ करते हैं। और आप सब कहते हैं कि ही इज द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। अगर ये पाकिस्तान का फ्यूचर है तो फिर दुआ खैर करें अपने लिए, दुआ खैर फरमाए। वो तो आएंगे, 20-20 साल के बच्चे ले आएंगे, कैबिनेट रख लेंगे, 20-20 साल के बच्चे होंगे। वो तो हम जाएगी, पैसा लाएगी, वो करेगी, वो सारा वो एक पैसा नहीं बाहरों लेके आया चीमा साहब, कहता साहब लाएंगे पैसा, इधर इधर मारेंगे। चीमा साहब जिसकी बात आप कर रहे हैं, उसने नया चीफ मिनिस्टर उसने अपॉइंट कराया एक, और दूसरा जितना अरसा वो कम्युनिकेशन मिनिस्टर है, चाइना ने उसको वीजा ही नहीं दिया। और वो आपका सी पैक है उसके नीचे आता था, उसको चाइना वीजा ही नहीं देता था यार। और किसी का है आज तक को पूछे उससे भी क्या वजह, यू वर कम्युनिकेट। और सबसे बड़ी बात यह है, दुख वाली बात,
मेरे मुर्शद पाक एक अजीम लीडर जो कहते हैं पाकिस्तान इसके लिए छोटा है, उन्होंने उसको हाईएस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड दिया था। उसने कहा था सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस इस मिनिस्टर ने की है, जो कि कम्युनिकेशन मिनिस्टर होने के बावजूद चाइना नहीं जा सकता। ये चीमा साहब इस तरह कौम के साथ किया जाता है। और फिर क्या है कि एक प्ले बॉय ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट, मुझसे ज्यादा वेस्ट को कोई नहीं जानता है, यहूदियों के साथ बच्चे हैं, फिर रियासत मदीना है आज मुर्शद। वाह भाई वाह, मुबारकां जे लुडियां। बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखते हैं तारड़ साहब ये कैसे अब चलता है और क्या वो होता है, लेकिन चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तान में तो क्रिटिकल हो जाएंगी अगर ये ईरान वाला मसला ख़राब होता है, क्योंकि हम फिर मसरूफ़ हो जाएंगे, लीडरशिप मसरूफ़ हो जाएगी। और ये ईरानियों का और अमेरिकन का तो ये रौला ही है तारड़ साहब, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रही साडा की बनना है। साढ़े ते अगे रोटी दे मसले ने, साढ़े ते मसले ही होर ने, इन्हां दे मसले होर ने। सच्ची बात तो ये, सच बात करनी चाहिए। सो वी कांट रोम अराउंड विद देम ऑल द टाइम बिकॉज हमारे तो अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम और प्राइम मिनिस्टर साहब के बारे में लहदा तनकीद रहती है कि वो जो है ना वो उन्होंने ज़्यादा ध्यान कपड़े बदलन ते वे ते घट जेड़ा ध्यान गवर्नेंस ते वे। तो थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।